नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। हॉल में सिर्फ एसी की हल्की सी आवाज और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। 13 दिन पहले घर से हमेशा के लिए चला गया एक इंसान और आज दीवार पर चंदन के फूलों का हार पहने उसकी तस्वीर में रह गया एक बेजान अस्तित्व। सावित्री देवी एक कोने में दरी पर बैठी उस तस्वीर को खाली नजरों से देख रही थी। 70 साल की उम्र पार कर चुकी उनके चेहरे पर अब आंसू भी नहीं बचे थे। बस बचा था तो दिल में छेद कर देने वाला एक गहरा सन्नाटा। घर में अभी अभी 13वीं की रस्म खत्म हुई थी। अगरबत्ती और राख की वो खास खुशबू अब भी हवा में फैली हुई थी। डाइनिंग टेबल पर गिलास खाली पड़े थे। सावित्री देवी का बड़ा बेटा राहुल और लुधियाना से आई बेटी प्रीति, दोनों के हाथ में कुछ कागज और फाइलें थी। राहुल लुधियाना में अपना कंस्ट्रक्शन का काम चलाता था, एक सफल ठेकेदार। उसकी उंगलियों में सोने की अंगूठियां और गले में मोटी चेन उसकी कामयाबी बता रही थी, लेकिन उसकी आंखों में माँ के लिए प्यार का एक कतरा भी नहीं था। प्रीति भी मोबाइल की स्क्रीन से नजर हटाए बिना फाइल के पन्ने पलट रही थी। माँ, राहुल ने फाइल टेबल पर जोर से पटकी और उस बेचैन कर देने वाली शांति को तोड़ा। सावित्री देवी ने धीरे से सिर घुमाकर उसे देखा। पापा चले गए, जो होना था हो गया। अब रोने बैठने का कोई फायदा नहीं, हमें प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। राहुल ने अपने महंगे चश्मे ठीक करते हुए शुरू किया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो किसी नई साइट की डील कर रहा हो। मैंने और प्रीति ने सब सेट कर लिया है। पापा के नाम पर लुधियाना का ये आलीशान फ्लैट, पहली 2 दुकानें और दोनों गाड़ियां, ये सब हमने अपने नाम पर लीगल ट्रांसफर करवा लिया है। वैसे भी बिजनेस बढ़ाने के लिए मुझे कोलैटरल चाहिए ही था और बैंक में जो भी कैश और एफडी थी वो प्रीति ने अपने बच्चों के एजुकेशन फंड के लिए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ली है। सावित्री देवी के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई, वो सिर्फ उसके होंठों की हरकत देख रही थी। जिस बेटे को उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, पूरी रात जागकर जिसकी सेवा की थी, वही आज उसे उसके घर का रास्ता दिखा रहा था। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, एक माँ की हार का सबूत था। प्रीति ने नजरें झुकाकर चूड़ियों से खेलते हुए कहा, माँ, भाई ठीक ही तो बोल रहा है। और वैसे भी इस घर में अब जगह की बहुत दिक्कत है। रिया और रोहन बड़े हो रहे हैं, उन्हें अलग कमरा चाहिए। आपका परहेज वाला खाना और हमारी लाइफस्टाइल मैच नहीं करती। जगह। सावित्री देवी के सूखे सफेद होठों से बस एक शब्द निकला। जिस घर में उन्होंने खून पसीना एक करके अपनी इच्छाएं मारकर 2 बच्चों को पाला, आज उसी घर में उनके लिए जगह नहीं बची थी। हाँ, जगह। राहुल थोड़ा गुस्से में बोला। माँ की शांति उसे अंदर तक चुभ रही थी। माँ, तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? वैसे भी तुम्हें इस सोसाइटी का हाई फाई माहौल पसंद भी तो नहीं आता। एक काम करो, तुम्हारे पिताजी हैं ना, नाना जी, उन्होंने नंगल में एक पुराना जर्जर मकान तुम्हारे नाम कर रखा है, वहीं जाकर रहो, हवा बदल जाएगी। राहुल के होंठों पर एक तिरस्कार भरी हंसी आई। वैसे कमाया क्या है पूरी जिंदगी? नाना जी ने बस कागज के टुकड़े ही इकट्ठे किए। एक मामूली सरकारी क्लर्क बनकर रिटायर हुए और एक पुराना खंडर तुम्हारे गले बांध के। ना सोना ना गहना, उन रद्दी कागजों से चिपके रहने से अच्छा है वहीं जाकर रहो। मैं और प्रीति हर महीने तुम्हें थोड़े पैसे भेज दिया करेंगे खर्च के लिए। पिता का वो अपमान सावित्री देवी के दिल को चीर गया। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कष्ट सहे, अपनी इच्छाएं मार दी, लेकिन बुढ़ापे में जब सहारे की जरूरत थी तो उन्हीं बच्चों ने संपत्ति हड़प कर उसे एक ट्रंक के साथ घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन इस माँ के पीछे उसका एक देवता जैसा पिता खड़ा था, जिस पिता ने अपनी बेटी के लिए ऐसा खजाना संभाल कर रखा था, जिसने बच्चों के पैसों के घमंड को एक झटके में तोड़ दिया। एक पिता की दूरदर्शिता और एक माँ का खोया हुआ स्वाभिमान वापस लाने वाली
ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी बहुत रोचक और दिल को छूने वाली है, इसीलिए अंत तक जरूर सुनिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को अभी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप ये वीडियो किस गांव या शहर से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताना। नाना जी एक बेहद शांत, नीतिवान और सिद्धांतों वाले इंसान थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे पिता का अपमान पैसे के नशे में अंधे बेटे के मुंह से सुनकर सावित्री देवी का दिल बैठ गया। लेकिन सावित्री देवी कुछ नहीं बोली, एक आह तक नहीं भरी, क्योंकि रोने के लिए भी अब अंदर कुछ बचा ही नहीं था। वो बहुत शांति से उठी। 70 साल की उम्र में भी उनकी रीढ़ एकदम सीधी थी। उन्होंने राहुल या प्रीति से एक शब्द भी नहीं पूछा कि मेरा क्या होगा। वो सीधे अंदर कमरे में गई, पलंग के नीचे रखी एक पुरानी हरे रंग की लोहे की ट्रंक को घसीट कर बाहर निकाला। उसके जंग लगे ताले को खोलते समय जो कर्कश आवाज हुई, वो उस आलीशान खामोश घर में गूंज उठी। उन्होंने अलमारी से अपनी गिनी चुनी 3-4 सूती साड़ियां, एक इडकल साड़ी, पति का एक पुराना चश्मा और नाना जी का एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकाला। बस इतना ही उस ट्रंक में रखा। अलमारी में रखे चांदी के गहने, महंगी साड़ियां, रेशमी कपड़े सब वहीं इत्र की खुशबू वाली अलमारी में छोड़ दिया। ट्रंक का ढक्कन बंद करने की वो लोहे की आवाज एक युग का अंत थी। जब सावित्री देवी वो ट्रंक एक हाथ में लेकर हॉल में आई तो राहुल और प्रीति हैरानी से उन्हें देखने लगे। माँ, अभी कहाँ जा रही हो? रात हो गई है, कल सुबह ड्राइवर को बोल दूंगा, छोड़ आएगा। राहुल ने अपना दिखावा बनाए रखने की कोशिश की। इस घर में सांस लेने की भी जगह नहीं, वहां एक रात भी नहीं रुकना। ये मुझे और कागज के टुकड़े इकट्ठे करने वाले मेरे पिता ने सिखाया है। सावित्री देवी की आवाज गंभीर थी, तलवार की धार जैसी। उन्होंने दरवाजे से बाहर कदम रखा और पीछे मुड़कर उस फ्लैट को एक बार भी नहीं देखा। रात के 9 बज रहे थे। लुधियाना का बस स्टैंड भीड़ से भरा था। आसपास डीजल की तेज गंध, बुने हुए चने की खुशबू, लाउडस्पीकर से आती आवाजें और बसों के इंजन का शोर। लेकिन इन सब शोर में सावित्री देवी एक गहरे सन्नाटे में डूबी थी। उन्होंने नंगल की टिकट ली। एक लाल रंग की धूल खाई हुई बस प्लेटफार्म पर आकर लगी। सावित्री देवी ने ट्रंक एक हाथ में पकड़ा और बारी कदमों से बस में चढ़ गई। पास वाली खाली सीट उन्हें मिल गई। फटी हुई रेक्सिन की सीट और डब्बे की खुरदरी सतह भी उन्हें बेटे के मखमली सोफे से ज्यादा सच्ची और आरामदायक लगी। कंडक्टर ने घंटी बजाई, इंजन ने एक झटका लिया और बस चल पड़ी। सावित्री देवी ने खिड़की से बाहर देखा। लुधियाना शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, चमकती लाइटें, फ्लाईओवर सब पीछे छूट रहा था। जिस शहर में उन्होंने अपनी जवानी, सपने और पूरी जिंदगी बिताई, अपने हाथों से बच्चों का संसार बसाया, वही शहर आज उन्हें एक अजनबी मेहमान की तरह विदा दे रहा था। खिड़की के शीशे पर उनका झुर्रियों वाला चेहरा दिख रहा था। बाहर की पीली लाइटें उनके चेहरे पर से गुजर रही थीं। आंखों में पानी नहीं था, लेकिन एक अजीब सी चमक थी, एक नए सफर की, तन्हाई की और पिता के दिए उन कागज के टुकड़ों और नंगल वाले पुराने घर की यादों की। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ लाल बस अंधेरा चीरते हुए नंगल की तरफ दौड़ने लगी और उसके साथ ही एक 70 साल की औरत का खोया हुआ, धूल में मिला हुआ सम्मान भी अब फिर से सांस ले रहा था। लाल बस ने एक जोर का ब्रेक लगाया और टायरों की चरमराहट के साथ वो नंगल के खाली और शांत बस स्टैंड पर रुकी। सुबह के 5:30 बज रहे थे। बाहर की ठंडक शरीर को कंपा देने वाली थी। लुधियाना की प्रदूषित हवा यहाँ नहीं थी। सावित्री देवी ने अपनी पुरानी लोहे की ट्रंक मजबूती से पकड़ी और बस की सीढ़ियां उतरकर नीचे लाल मिट्टी पर पैर रखा। बस ने एक बड़ा धुआं छोड़ा और आगे के सफर पर निकल गई। पीछे बस एक गहरा सन्नाटा और सावित्री देवी रह गई। पहाड़ों की घनी धुंध की सफेद चादर आसपास की पहाड़ी श्रृंखलाओं और लाल मिट्टी के रास्तों पर फैली थी। अभी अभी भीगे हुए आम और
कटहल के पेड़ों से आती भीगी मिट्टी और पत्तों की खुशबू सावित्री देवी के सांसों में भर गई। कई सालों बाद वो इस हवा में सांस ले रही थी, हाथ में ट्रंक खींचते हुए। धुंध से रास्ता बनाते हुए वो नाना जी के घर की तरफ चल पड़ी। पैरों के नीचे का पथरीला रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा, लेकिन हर कदम पर सीने में एक अजीब धड़कन हो रही थी। 15 मिनट चलने के बाद वो घर के सामने आकर खड़ी हो गई और उनके पैर वहीं रुक गए। 25 साल हो गए थे इस घर को ताला लगे हुए। सामने का नकाशीदार लोहे का गेट जंग खाकर काला पड़ गया था। जिस आंगन में कभी तुलसी के क्यारे के सामने रंगोली बनती थी, वहां अब घुटनों तक घास उग आई थी। जंगली बेलों ने घर के खंभों को जकड़ लिया था। लाल टाइलों की छत पर काई जम गई थी। सावित्री देवी ने जंग लगे गेट को हाथ लगाया तो एक कर्कश आवाज के साथ वो खुल गया। सीढ़ियां चढ़कर वो मुख्य दरवाजे के सामने आई। दरवाजे की नकाशी वाली लकड़ी अब दीमक खा गई थी, रंग उतर गया था। एक बड़े लोहे की सांकल में लगा वो जंग वाला ताला मानो अब उनके बीते हुए कल पर बहुत बड़ा पर्दा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे सावित्री, तू यहाँ इतनी सुबह? ये असली पहाड़ी लहजे की आवाज सुनकर सावित्री देवी ने पीछे मुड़कर देखा। शरीर पर पुराना कुर्ता, सिर पर सफेद टोपी, कंधे पर गमछा और हाथ में एक लाठी लिए एक बुजुर्ग सज्जन खड़े थे। उनके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उम्मीद और ईमानदारी थी। ये थे विनायक राव, सावित्री देवी के पिताजी यानी नाना जी के पुराने पड़ोसी और जिगरी दोस्त। विनायक काका, सावित्री देवी के मुंह से निकला, हाँ मैं ही हूँ, पर तुम यहाँ और अकेली? राहुल जहाँ प्रीति नहीं दिख रहे। इतने सालों बाद गांव की याद आ गई। सावित्री देवी ने एक सूखी सी मुस्कान चेहरे पर लाई। वो शहर में बहुत बड़े हो गए हैं काका, उनके रहने के लिए अब वहाँ बड़े बड़े घर हैं और मेरा घर अब यही है, अब हमेशा के लिए। उस आवाज की कांप और आंखों की लाचारी को विनायक राव जैसे अनुभवी इंसान ने एक सेकंड में पहचान लिया। उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। अक्लमंद लोग शब्दों से ज्यादा शांति को जल्दी पढ़ लेते हैं। अच्छा अच्छा, चलो अंदर आओ, बाहर बहुत ठंड है। विनायक राव ने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला। नाना जी मरते दम तक एक चाबी मेरे पास रख गए थे, आज काम आ गई। ताला खुलते ही कर्कश आवाज के साथ किवाड़ खुले। अंदर से एक बंद और पुरानी लकड़ी की तेज गंध आई। छत से आती रोशनी की किरणों में धूल के कण नाच रहे थे। बैठक का वही पुराना लकड़ी का झूला, कोने में रखी आला और दीवार पर नाना जी की धूल खाई हुई तस्वीर। ये सब देखकर सावित्री देवी के रोंगटे खड़े हो गए। विनायक राव ने तुरंत गमछा कमर में बांधा। तुम बैठ सावित्री, मैं अभी झाड़ू लगा देता हूँ, बहुत धूल जमी है। उम्र की परवाह किए बिना वो बूढ़े काका घर की सफाई करने लगे। सावित्री देवी ने भी पल्ला कमर में घोंसा और काम में लग गई। लुधियाना के उस एसी वाले घर में बच्चों के सामने लाचार बैठने से ज्यादा सम्मान उन्हें अपने पिता के घर की धूल साफ करने में मिल रहा था। दोपहर तक बैठक और ओसारा रहने लायक हो गया। विनायक राव अपने घर से चाय और 2 रोटी लेकर आए थे। चाय पीते समय सावित्री देवी जी की नजर बार बार नाना जी की उस पुरानी आराम कुर्सी पर जा रही थी। नाना जी एक बेहद शांत और कम बोलने वाले इंसान थे। जिला पंचायत में एक साधारण क्लर्क बनकर पूरी जिंदगी बिता दी, लेकिन अपने मोटे चश्मे के पीछे से वो दुनिया को बहुत आगे तक देख लेते थे। उनके हाथ में हमेशा कोई मोटी किताब जहाँ पुरानी फाइल रहती थी। सावित्री देवी के मन में सवालों का तूफान शुरू हो गया। पिताजी ने पूरी जिंदगी पाई पाई बचाई, पर अपने लिए कभी नई कमीज तक नहीं सिलवाई। वो हमेशा कुछ ना कुछ कागज पढ़ते रहते थे और सबसे हैरानी की बात, मरते समय उन्होंने ये नंगल वाला घर मेरे पति जहाँ बच्चों के नाम नहीं किया, सिर्फ मेरे नाम किया, वो भी ऐसा कि बदल ना सके। यानी मेरी मर्जी के बिना मेरा पति जहाँ बच्चे इस घर पर हक नहीं कर सकते। ऐसी कानूनी शर्त उन्होंने क्यों रखी थी?
क्या उन्हें पहले से समझ आ गया था कि मेरा पति जहाँ बच्चे पैसे के नशे में मुझे भूल जाएंगे? क्या उन्हें भविष्य के राहुल और प्रीति के स्वार्थ की गंध आ गई थी? पिता नाम के इंसान का वो अदृश्य साया आज 25 साल बाद सावित्री देवी को महसूस हो रहा था। शाम हो गई, विनायक राव सुबह दूध की थैली लेकर आऊंगा कहकर चले गए। अब उस बड़े पुराने घर में सावित्री देवी पूरी तरह अकेली थी। बिजली कब की चली गई थी। सावित्री देवी ने आले में रखा एक पुराना पीतल का लैंप ढूंढ निकाला। विनायक राव द्वारा लाए गए मिट्टी के तेल की 2 बूंदें उसमें डाली और माचिस जलाई। लैंप के पीले थरथराते उजाले में घर की दीवारों पर बड़े बड़े डरावने साए नाचने लगे। बाहर झिंगुरों की आवाज शुरू हो गई थी। कभी दूर से उल्लू की आवाज आती। गहरा सन्नाटा, गहरा अंधेरा और तन्हाई। लुधियाना के उस भीड़ वाले घर से सीधे इस डरावने एकांत में आकर सावित्री देवी का मन अब घबराने लगा। दिन भर काम में उलझा हुआ धैर्य का बांध अब टूट गया। लैंप की रोशनी में अपने पिताजी की तस्वीर को देखते देखते सावित्री देवी की आंखें भर आई। जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपना पेट काटा था, उन्होंने एक पल में उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। राहुल के वो बेरहम शब्द, कागज के टुकड़े इकट्ठे किए तुम्हारे बाप ने, उनके कानों में गूंज रहे थे। सावित्री देवी ने तस्वीर के सामने हाथ जोड़े और सिसकी दबाते हुए नीचे बैठ गई। उनकी आंखों में छिपे आंसू अब आजाद होकर उस लाल मिट्टी की जमीन पर बहने लगे। लेकिन उन आंसुओं में लाचारी नहीं थी, एक बेटी की अपने पिता से की हुई चुप शिकायत थी। और उस अंधेरे पुराने घर ने उस रात एक पिता की तरह सावित्री देवी को अपनी गोद में समा लिया। नंगल के उस पुराने घर में रहते हुए अब ठीक 1 हफ्ता बीत गया था। बंद पड़े घर की बू अब काफी कम हो गई थी। विनायक राव की मदद से और अपनी मेहनत से सावित्री देवी ने घर को रहने लायक बना लिया था। बैठक का फर्श धो दिया था, आंगन साफ कर दिया था। लेकिन इन सब शारीरिक कष्टों से बड़ा सवाल सामने खड़ा था, पैसे का। सुबह उठकर सावित्री देवी ने अपनी ट्रंक में से पहली कपड़े की थैली खोली और देखा, उसमें गिनकर 500 की 1 और 100 की 3 नोट बची थी। मतलब 800 रुपए। अब अगला महीना कैसे निकलेगा? राशन, बिजली बिल, दवा, पानी। सोचते सोचते उनके माथे की जुर्नियां और गहरी हो गई। राहुल और प्रीति ने उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी। आज तक पति के पैसों पर जीने वाली सावित्री देवी ने कभी पैसे की कीमत नहीं समझी थी, जितनी आज इन 800 रुपयों को देखकर समझा रही थी। फिर भी किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा था भूखे रहना। वो विचारों को झटक कर उन्होंने हाथ में कपड़ा लिया और बैठक की सफाई में लग गई। देवघर के पास एक पुरानी लकड़ी की नकाशी वाली आला थी। सालों से वहां किसी का हाथ नहीं पहुंचा था। सावित्री देवी एक स्टूल पर चढ़कर उस आले को साफ करने लगी। जाले हटाते समय अचानक उनके हाथ को कुछ भारी और ठंडा लगा। उन्होंने जो चीज नीचे निकाली और साड़ी के पल्ले से पोंछी, वो एक पुरानी काली पड़ गई लेकिन बहुत सुंदर नकाशी वाली पीतल की जेब घड़ी थी। उसकी चेन टूट गई थी और सुइयां कब की बंद हो गई थी। ये तो पिताजी की पसंदीदा घड़ी है। सावित्री देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन घड़ी पहुंचते समय उनकी उंगलियों को पीछे कुछ खुरदरा लगा। उन्होंने घड़ी पलट कर देखी। पीतल की सतह पर कुछ बारीक अक्षरों में कुछ खुदा हुआ था। आंखें छोटी करके उन्होंने देखा, 1824 4 अंक। अचानक सावित्री देवी के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी जादू के पर्दे पर 40 साल पुराना एक दृश्य चमक उठा। पिताजी अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में यही घड़ी थी और सावित्री को पास बुलाकर बहुत गंभीर आवाज में बोले थे, बेटा, इंसान का समय कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन समय आए तो ये अंक जरूर काम आएंगे, याद रखना। तब उन शब्दों का मतलब सावित्री को समझ नहीं आया था, लेकिन आज इस खाली घर में हाथ में 800 रुपए लेकर उन शब्दों का मतलब
उन्हें इशारा कर रहा था। ये अंक किसके हैं? फोन नंबर, तारीख हो सकती है या पासवर्ड। सावित्री देवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। पिताजी की एक पुरानी आदत थी, वो अपनी जरूरी चीजें कभी खुली नहीं रखते थे। अचानक सावित्री को घर की एक भूली बिसरी जगह याद आई। लकड़ी की सीढ़ियों के नीचे अंधेरे कोने में एक मोटा लकड़ी का तख्ता था, जिसके नीचे एक छोटा तहखाना था। वहां सिर्फ पिताजी ही जाते थे। सावित्री देवी घबराहट में बाहर आई और विनायक राव को आवाज दी। विनायक काका, मुझे सीढ़ियों के नीचे वाले उस लकड़ी के तख्त को हटाने में मदद करो, जल्दी। सावित्री की आवाज कांप रही थी। विनायक राव ने सवाल पूछे बिना उनके साथ सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ की। पुराना बेकार सामान हटाकर उन्होंने वो भारी धूल भरा लकड़ी का तख्ता उठाया। नीचे जाने के लिए 3-4 सीमेंट की सीढ़ियां और घना अंधेरा था। विनायक राव एक टॉर्च ले आए। उस पीली रोशनी में दोनों नीचे उतरे। नीचे भीगी मिट्टी और बंद हवा की गंध आ रही थी। टॉर्च की रोशनी घुमाते हुए एक कोने में रोशनी रुकी। वहां एक बहुत बड़ी लोहे की जंग खाई हुई गोदरेज की तिजोरी दीवार में चुनी हुई थी। उसके गोल घूमने वाले डायल पर धूल की परत जमी थी। बाप रे, यहाँ तिजोरी है, मुझे भी नहीं पता था। विनायक राव हैरान होकर बोले। सावित्री देवी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने साड़ी के पल्ले से वो डायल पोंछा। उस पर 0 से 9 तक अंक थे। सीने में धड़कन तेज थी। उन्होंने घड़ी के पीछे वाले अंक याद किए, 1, 8, 2, 4। उन्होंने गहरी सांस ली। डायल बाएं घुमाकर 1 पर लाई। एक बारीक टिक की आवाज आई। फिर दाएं 8, फिर टिक, फिर बाएं 2 और आखिर में दाएं 4। 1 सेकंड के लिए कुछ नहीं हुआ। पूरे तहखाने में सिर्फ सावित्री और विनायक राव की सांसों की आवाज गूंज रही थी। फिर सावित्री ने तिजोरी का वो जंग लगा लोहे का हैंडल पकड़कर नीचे दबाया। कड़च की एक बड़ी आवाज आई और सालों से बंद वो भारी लोहे का दरवाजा कर्कश आवाज के साथ खुल गया। सावित्री देवी की आंखें फटी रह गई। उन्हें लगा था अंदर शायद सोने चांदी के गहने, जहाँ खानदानी जेवर होंगे, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके चेहरे की खुशी एक पल में गायब हो गई और उसकी जगह उलझन ने ले ली। तिजोरी में सोने का एक कण भी नहीं था। वहां सिर्फ लाल कपड़े में बहुत संभाल कर बांधी हुई और मोटे प्लास्टिक में लिपटी कुछ पुरानी फाइलें और पोटलियां थी। कागज, ये तो सिर्फ कागज ही हैं। विनायक काका ने टॉर्च की रोशनी डालते हुए पूछा। राहुल के शब्द फिर से सावित्री देवी के कानों में गूंजे। बस कागज के टुकड़े ही इकट्ठे किए हैं तुम्हारे बाप ने। उनके हाथों की ताकत जैसे खत्म हो रही थी। फिर भी एक उम्मीद लेकर उन्होंने वो लाल कपड़े की पोटली बाहर निकाली। ऊपर ही एक पुरानी मोटी फाइल थी। सावित्री देवी ने उसे खोला। अंदर पीले पड़ गए लेकिन बहुत संभाल कर रखे हुए सैकड़ों फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट थे। उन पर बड़े बड़े नाम लिखे थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, MRF टायर्स, विप्रो। हर सर्टिफिकेट पर नाना जी का नाम बहुत साफ अक्षरों में था और खरीदने का साल था 1982, 1985, 1999। ये क्या है? इन कागजों का अब क्या फायदा? सावित्री देवी की उलझन बढ़ती जा रही थी। तभी उन फाइलों के सबसे नीचे एक सफेद मुड़ा हुआ कागज दिखाई दिया। उस पर सावित्री नाम लिखा था। वो पिताजी का पत्र था। सावित्री देवी के हाथ अब और कांपने लगे। उन्होंने वो कागज खोला। पिताजी के मोती जैसे सुंदर अक्षर उनकी आंखों के सामने तैरने लगे। लैंप और टॉर्च की रोशनी में उन्होंने वो पत्र पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी सावित्री, जब तू ये पत्र पढ़ रही होगी तब मैं शायद इस दुनिया में नहीं होऊंगा। मुझे पता है तुझे और दुनिया को लगता होगा कि मैं एक साधारण क्लर्क ही हूँ, जो तनख्वाह मिले वो परिवार पर खर्च करके बाकी जिंदगी किताबों में बिताने वाला एक बोरिंग बाप। तेरे पति को अपने पैसों पर बहुत घमंड था। उसकी उस चमकती दुनिया में मेरे जैसे साधारण इंसान की कोई कीमत नहीं थी। लेकिन बेटा, मुझे इंसानों की परख थी। मुझे पता था पैसे का नशा करने वालों का अंजाम क्या होता है।
मुझे हमेशा लगता था कि कल अगर तुझ पर बुरा समय आया तो मेरी साधारण तनख्वाह तुझे बचा नहीं पाएगी। इसीलिए मैंने अपनी तनख्वाह में से थोड़े पैसे बचाकर बहुत सोच समझ कर ये शेयर खरीदे हैं। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये मैंने तेरे लिए बनाया हुआ एक अदृश्य किला है। मैंने ये शेयर कभी बेचे नहीं, इन्हें ऐसे ही बढ़ने दिया है। मैंने ये घर और ये शेयर सिर्फ तेरे नाम रखे हैं ताकि तेरा पति या तेरे बच्चे इस पर हक ना कर सकें। जब तुझे लगे कि दुनिया में तेरा कोई नहीं है, अपने लोग ही जब तुझे दर दर भटका देंगे, तब ये फाइलें लेकर किसी समझदार इंसान के पास जाना। मेरी यह विरासत तुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देगी। तेरा स्वाभिमान ही मेरी असली दौलत है। तेरे पिताजी। पत्र खत्म होते ही सावित्री देवी के हाथ से वो कागज छूट गया। उनकी आंखों से आंसुओं का बांध टूट गया। जिस पिता को दुनिया ने साधारण क्लर्क कहकर हल्का समझा, जिस पिता की उसके ही बेटे ने रद्दी इकट्ठा करने वाला कहकर मजाक उड़ाया, उसी पिता ने अपनी बेटी के लिए कलेजे का टुकड़ा तोड़कर भविष्य की व्यवस्था कर दी थी। सावित्री देवी तिजोरी को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। पापा, ओ पापा, उनके मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे। वो सिसकियां उस तहखाने में गूंज रही थी। विनायक काका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो भी आंखें पोंछ रहे थे। सावित्री देवी को आज अपनी तन्हाई का डर नहीं लग रहा था। उनकी पीठ पर एक अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत हाथ का स्पर्श महसूस हो रहा था। वो पिता का हाथ था। उन कागज के टुकड़ों में कितनी कीमत छिपी है, ये उन्हें अभी पता नहीं था, लेकिन उस पल उन कागजों ने उन्हें दुनिया की सबसे अमीर और सुरक्षित औरत बना दिया था। पिताजी के पत्र के आखिरी शब्द पूरी रात सावित्री के दिमाग में गूंजते रहे। सावित्री, तेरे पति को पैसे का घमंड था। ये कागजों का ढेर नहीं है, ये तेरे बुढ़ापे की छाया है। अगले दिन सुबह आंखों में एक नई उम्मीद और हाथ में वो पुराने कागज लेकर सावित्री देवी और विनायक काका चंडीगढ़ पहुंचे। विनायक काका के एक जानकार ने उन्हें शहर के सबसे पुराने और अनुभवी सीए श्रीकांत जोशी का पता दिया था। जोशी की ऑफिस बहुत आधुनिक थी। कांच के दरवाजे, लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चलाते लड़के और एसी की ठंडी हवा। सावित्री देवी और विनायक काका एक सोफे पर थोड़े झिझक के साथ बैठे थे। सावित्री की वो साधारण सूती साड़ी और हाथ में वो लाल कपड़े की थैली उस कॉरपोरेट माहौल में बहुत अलग लग रही थी। थोड़ी देर में एक चपरासी उन्हें अंदर कैबिन में ले गया। सीए श्रीकांत जोशी 50 साल के एक बहुत प्रभावशाली और अनुशासित इंसान थे। उन्होंने चश्मे से सावित्री को देखा और बैठने के लिए कुर्सी दी। बोलिए माताजी, क्या काम है? जोशी ने पूछा। सावित्री देवी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने वो कपड़े की थैली टेबल पर रखी और उसमें से प्लास्टिक में लिपटे वो कागज निकाले। मेरे पिताजी के कुछ पुराने कागज हैं, घर में कल ही मिले। इनकी आज कोई कीमत है या नहीं, ये देखना था, वो हकलाते हुए बोली। जोशी ने वो लाल कपड़ा हटाया और फाइल खोली। पीले पड़ गए लेकिन बहुत संभाल कर रखे हुए वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट बाहर आए। जोशी ने ऊपर वाला एक सर्टिफिकेट हाथ में लिया, चश्मा माथे पर चढ़ाया और आंखें फाड़कर उस कागज को देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। फाइल पलटते समय उनके चेहरे की प्रोफेशनल शांति कहीं गायब हो गई थी। उनके माथे पर अचानक पसीने की बूंदें चमकने लगी। उन्होंने हाथ से पेन टेबल पर फेंका और कुर्सी से एकदम खड़े हो गए। माताजी, ये ओरिजिनल है। अंकल जी आपके कौन थे? जोशी की सांस थोड़ी तेज हो गई थी। मेरे पिताजी थे। सावित्री ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। जोशी खुद उठकर कैबिन का दरवाजा बंद करके आए। एक गिलास पानी पीकर वो सावित्री के सामने बहुत आदर से बैठे। माताजी, आप इस थैली में क्या लेकर आई हैं, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है।
उन्होंने एक MRF और एक विप्रो का सर्टिफिकेट उठाया। उनकी आवाज अब कांप रही थी। अंकल जी ने 1980 से 85 के बीच जो शेयर लिए थे, तब उन्होंने इसमें शायद कुछ हजार रुपए लगाए होंगे, पर उन्होंने इन्हें बेचा नहीं। शेयर मार्केट में एक जादू होता है माताजी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता है, उसकी डालियां और फल बढ़ते जाते हैं। सावित्री और विनायक काका सांस रोककर सुन रहे थे। जोशी आगे बोले, इन कंपनियों ने पिछले 35-40 सालों में कई बार बोनस शेयर दिए हैं, यानी एक शेयर पर दूसरा शेयर फ्री, और समय समय पर स्टॉक स्प्लिट भी किया है, यानी शेयर की कीमत बढ़ने के बाद एक शेयर के 10 टुकड़े कर दिए। माताजी, अंकल जी ने जो 100-200 शेयर लिए थे, वो अब सिर्फ आम शेयर नहीं रहे। बोनस और स्प्लिट की वजह से आज आपके पास रिलायंस, L&T और MRF के लाखों शेयर हैं, और ये सब कंपनियां आज देश की सबसे बड़ी और अमीर कंपनियां हैं। जोशी ने लैपटॉप खोला और तेजी से कुछ आंकड़े टाइप करने लगे। और ये सिर्फ शेयर नहीं है माताजी, जोशी ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, इन 35 सालों में इन कंपनियों ने जो डिविडेंड दिया है, वो आपने नहीं लिया, इसीलिए वो सरकार के एक फंड में जमा हो गया है। उस डिविडेंड का आंकड़ा ही करोड़ों में होगा। जोशी ने लैपटॉप की स्क्रीन घुमाकर सावित्री की तरफ की। स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा आंकड़ा था, जिसके शून्य सावित्री गिन भी नहीं पा रही थी। जोशी की आवाज अब एक तरह के सम्मान से धीमी पड़ गई थी। माताजी, आज की मार्केट के हिसाब से आपके इन कागज के टुकड़ों की कुल कीमत लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए है। 35 से 40 करोड़। करोड़ शब्द सावित्री के कान पर बम की तरह लगा और उनके दिमाग को सुन कर गया। कमरे में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली शांति फैल गई। एसी की हल्की आवाज भी अब तेज लग रही थी। सावित्री के चेहरे का खून जैसे जम गया हो। वो पलक झपकाए बिना लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रही थी। राहुल के शब्द फिर उनके कानों में गूंजे, बस रद्दी इकट्ठी की है तुम्हारे बाप ने, उस रद्दी से चिपकने से अच्छा है पुराने घर में जाकर रहो। और यहाँ सामने कुर्सी पर बैठा इतना बड़ा सीए उस रद्दी को करोड़ों का बता रहा था। सावित्री का दिल भर आया। उनके कांपते हाथ की उंगलियां उन पीले पड़ गए सर्टिफिकेट्स पर हल्के से फिरने लगी। ये स्पर्श अब सिर्फ कागजों का नहीं था, ये पिताजी के अपार प्यार का स्पर्श था। जिस बाप को दुनिया ने हमेशा क्लर्क कहकर हल्का समझा, जिस बाप का उसके ही बेटे ने रद्दी वाला कहकर मजाक उड़ाया, उसी बाप ने खुद फटे कपड़े पहने, लेकिन अपनी बेटी के लिए कुबेर का खजाना छिपा कर रखा था। बाप नाम के उस शांत, कम बोलने वाले इंसान की कितनी दूर की सोच। सावित्री की आंखों से जर्जर आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, ना ही करोड़ों के लालच के। ये आंसू एक जन्म देने वाले पिता के प्रति कृतज्ञता के थे। सावित्री ने दोनों हाथ जोड़े और उन कागजों पर ही अपना सिर टिका दिया। उनके मुंह से एक सिसकी निकल गई। विनायक काका भी अवाक होकर सिर पर हाथ रखे, कभी सावित्री को तो कभी कागजों को देख रहे थे। आज एक बाप ने अपने मरने के 25 साल बाद अपनी बेटी को सिर्फ पैसा ही नहीं, उसके पैरों तले कुचला हुआ स्वाभिमान भी एक पल में वापस दिला दिया था। नया संकल्प और बदलाव। 35 करोड़ का वो आंकड़ा सुनकर सावित्री देवी का दिमाग भले ही कुछ पल के लिए सुन्न हो गया हो, लेकिन उनकी नसों में एक सिद्धांतवादी और हिसाबी बाप का खून बह रहा था। आंसू पोंछकर वो सीए श्रीकांत जोशी के कैबिन से बाहर निकली, एक नए संकल्प के साथ। अब उन पुराने कागजों के ढेर को सिर्फ तिजोरी में रख देने से काम नहीं चलना था। जोशी के मार्गदर्शन में उन फिजिकल शेयर्स को डीमेट में बदलने की एक बड़ी और जटिल कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। कहते हैं एफिडेविट, पुराने सर्टिफिकेट्स की जांच, ऐसे कई चरण थे, लेकिन सावित्री देवी पीछे नहीं हटी। उन्होंने बहुत होशियारी से फैसला लिया। जोशी की सलाह से उन्होंने उनमें से कुछ गिने चुने शेयर मार्केट में बेचे
उससे मिले पैसों से सारा इनकम टैक्स और वकीलों की मोटी फीस एक झटके में चुका दी। अब उनका नया साफ सुथरा डीमैट अकाउंट और बैंक खाता सच में करोड़ों के आंकड़ों से भर गया था। कहते हैं पैसा हाथ में आते ही इंसान बदल जाता है, लेकिन सावित्री देवी की चाल नहीं बदली, बस और मजबूत हो गई। घर का कायाकल्प। अब उन्होंने नंगल वाले उस पुराने जर्जर घर की तरफ ध्यान दिया। कुछ ही हफ्तों में घर का कायाकल्प शुरू हो गया। आज तक शांत रहने वाला वो घर अब हथौड़ों की ठक ठक और मजदूरों की आवाज से गूंज उठा। जंग लगे पुराने दरवाजों की जगह अब असली शीशम और सागौन की नक्काशी वाले दरवाजे लगे। लाल पत्थर की दीवारों पर जमी 25 साल की काई घिसकर साफ की गई और उस पर नया रंग चढ़ा। छत के काई लगे टाइल उतार कर लाल चमकदार नए टाइल लगाए गए। आंगन में घुटनों तक उगा घास साफ करके वहां साफ पत्थर जड़ दिए गए और बीच में एक सुंदर नक्काशी वाला तुलसी का वृंदावन बना। इस पूरे काम में सावित्री देवी ने नंगल और आसपास के गांव के 20-25 लोगों को इज्जत की रोजगार दी। पैसे का घमंड दिखाए बिना वो मजदूरों के साथ बैठकर चाय पीती। इस भागदौड़ में एक इंसान उनके पीछे परछाई की तरह मजबूती से खड़ा था, विनायक काका। काम की देखरेख से लेकर पैसों के लेन देन तक विनायक काका ने एक भाई जैसा साथ दिया। और वो दिन आया जब नंगल के उस तंग और लाल मिट्टी वाले रास्ते पर धूल उड़ाती हुई एक सफेद चमचमाती नई टोयोटा इनोवा घर के आंगन में आकर खड़ी हुई। गांव वालों की आंखें फटी रह गई। कभी एसटी बस में हाथ में एक पुरानी ट्रंक लेकर आई थी सावित्री देवी और आज उसी शानो शौकत वाली गाड़ी से नीचे उतर रही थी। घर अब पुराना खंडर नहीं रहा था, वो अब एक राजमहल की तरह शान से खड़ा था। राहुल का पतन और सावित्री का सुनहरा समय। नंगल में सावित्री देवी का सुनहरा समय शुरू हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ लुधियाना में राहुल की जिंदगी पर ग्रहण लग गया था। राहुल की एसी वाली कैबिन में अब सांस लेना भी भारी पड़ रहा था। उसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस पूरी तरह डूब गया था। मार्केट की मंदी, गलत जगह किया हुआ निवेश और कर्ज की वजह से कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया था। टेबल पर खाली कॉफी के कप का ढेर पड़ा था और वो निराश होकर सिर पर हाथ देकर बैठा था। तभी उसके मोबाइल पर एक फोन आया। नंगल का एक पुराना बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर था। हेलो राहुल सेठ, क्या हाल है? यहाँ तो आपकी माताजी ने पूरा नंगल हिला दिया है। सामने से उत्साहित आवाज आई। मतलब क्या हुआ वहाँ? राहुल ने पूछा। अरे आपके नाना जी का पुराना घर अब राजमहल बन गया है। असली सागौन की लकड़ी से पूरे घर को नया रूप दिया है। रोज 20-25 लोग काम करते हैं और आज तो गेट पर नई कोरी बड़ी गाड़ी भी आई है। लगता है नाना जी का कोई गुप्त खजाना मिल गया है। वो शब्द राहुल के कानों पर ऐसे लगे जैसे जमीन खिसक गई हो। जब माँ को घर से निकाला था तब उसके पास एसटी की टिकट के अलावा 1 रुपया नहीं था। उसने सोचा था माँ वो घर बेचेगी और पैसे मांगेगी, इसी उम्मीद से उसे वहाँ भेजा था। तो ये करोड़ों रुपए आए कहाँ से? उसने तुरंत लुधियाना में प्रीति को फोन किया। फोन पर प्रीति की आवाज भी कांप रही थी। भैया ये कैसे हो सकता है? हमने तो सारा बैंक बैलेंस अपने नाम कर लिया था, तो वो इतना खर्च कहाँ से कर रही है? मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है प्रीति, उस पुराने घर में कुछ बड़ा छिपा हुआ था जो हमारे हाथ से निकल गया। याद कर, नाना जी हमेशा अपनी पुरानी फाइलों के बारे में बोलते थे, जिसे मैंने कागज के टुकड़े कहकर फेंक दिया था। वो शायद कुछ और ही था। राहुल की आंखों में अब लालच की आग भड़क उठी। प्रीति बैग पैक करो, हम कल ही वहां जा रहे हैं। जो भी है उस पर पहला हक हमारा है। वो हमारी माँ है। वो घर और पैसा हम गांव वालों के गले नहीं उतरने देंगे। आमने सामने। अगले दिन सुबह 11 बजे लाल मिट्टी पर धूल उड़ाती एक ग्रे रंग की स्कोडा सेdan घर के गेट पर आकर रुकी। राहुल और प्रीति उतरकर देखते ही रह गए। जिस घर को उन्होंने रद्दी का गोदाम कहकर माँ को निकाल दिया था, वो आज पेशवाई जमाने के महल जैसा लग रहा था।
वो डरते डरते अंदर आए और सारे में एक आराम कुर्सी पर सावित्री देवी शांति से अखबार पढ़ रही थी। उन्होंने इस्त्री की हुई इरकल साड़ी पहनी थी, आंखों पर सोने के फ्रेम का चश्मा था और चेहरे पर गजब की शांति थी। पास में विनायक काका हिसाब की वही लेकर बैठे थे। माँ प्रीति ने नकली भाव बनाकर ओसारे में कदम रखा। सावित्री देवी ने नजर उठाई, उनके चेहरे पर ना हैरानी थी, ना खुशी, ना गुस्सा। कैसी है माँ, तेरी बहुत याद आ रही थी, हमसे रहा नहीं गया इसीलिए तुझे लेने आए हैं। प्रीति ने गले लगने की कोशिश की, लेकिन सावित्री देवी ने हाथ आगे करके उसे मजबूती से रोक दिया। राहुल आगे आया। माँ, ये सब वैभव कहाँ से आया और तूने हमें बताया भी नहीं। तेरे पोते पोतियां वहाँ हैं, फिर भी तू यहाँ अजनबियों में क्यों रह रही हो? चल बैग भर, हम घर चलते हैं। किस घर राहुल? सावित्री देवी जी की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें तलवार की धार थी। जिस घर में मेरे सांस लेने के लिए भी जगह नहीं थी। राहुल थोड़ा झेंपा, लेकिन लालच नहीं छोड़ा। माँ पुरानी बातें पकड़कर क्या बैठी है? अब इतना पैसा आया कहाँ से? तो इन गांव वालों के चक्कर में आकर ठगी जाएगी। तू ये सब मुझे सौंप दे, मैं अपना सीए लगाकर सब मैनेज कर दूंगा। मैनेज, ये शब्द सुनते ही सावित्री देवी खड़ी हो गई। मेरी संपत्ति मैनेज करेगा तू? जिस हाथ ने अपनी जन्म देने वाली माँ को पति की 13वीं के दिन एक ट्रंक देकर बाहर निकाला था, उन हाथों में मैं अपने बाप की संपत्ति सौंप दूं? मैं तेरा सगा बेटा हूँ। राहुल की आवाज ऊंची हो गई। अब तू सिर्फ एक भिखारी है जो पैसे की गंध सूंघता हुआ यहाँ आया है। सावित्री के शब्द राहुल के गाल पर तमाचे जैसे लगे। जिस बाप को तू रद्दी इकट्ठा करने वाला क्लर्क कहता था ना, उसी ने मुझे ये वैभव दिया है। तुमने मेरा घर छीना, पति की संपत्ति ली, लेकिन मेरे बाप ने जो स्वाभिमान दिया है वो तुम कभी नहीं छीन सकते। निकल जाओ यहाँ से। राहुल का असली चेहरा बाहर आ गया। माँ, तू बहुत उड़ रही है। ये विनायक काका जैसे लोग तेरा पैसा उड़ा रहे हैं। मैं सगा बेटा हूँ, कानूनन मेरा हक है। मैं देखता हूँ तो इस पैसे को कैसे बचाती है। ये घर और ये संपत्ति मेरे बाप के बनाए इररेवोकेबल ट्रस्ट में है। राहुल, तेरा या तेरे बाप का इस पर कोई हक नहीं है। अगर अब इस घर की सीढ़ी चढ़ी तो पुलिस बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। गेट आउट। राहुल और प्रीति मुंह लटकाए वहां से निकल गए। एक हफ्ते बाद सावित्री देवी को कोर्ट की नोटिस मिली। राहुल और प्रीति ने चंडीगढ़ फैमिली कोर्ट में केस कर दिया था कि सावित्री देवी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। गांव वाले उनकी हालत का फायदा उठा रहे हैं, इसीलिए उनकी संपत्ति और फैसले लेने का अधिकार हमें दिया जाए। अपनी ही माँ को पागल साबित करने वाली नोटिस देखकर विनायक काका कांप गए, लेकिन सावित्री देवी शांत थी। काका, पैसे की लालच में अंधे हुए बच्चों ने आखिरी दांव खेला है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इनकी माँ की नसों में किसका खून बहता है। मेरे बाप का अपमान मैंने एक बार सहा, अब मेरा स्वाभिमान कोर्ट के कदमों में नहीं झुकेगा। चंडीगढ़ जिला न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। एक तरफ राहुल और प्रीति आत्मविश्वास से बैठे थे, दूसरी तरफ सावित्री देवी मजबूती से बैठी थी। राहुल के वकील ने जोर शोर से दलील दी कि सावित्री मानसिक रूप से अस्थिर है। तब सावित्री के वकील देशमुख खड़े हुए और रिपोर्ट पेश की। योर ऑनर, ये सिविल सर्जन की मेडिकल रिपोर्ट जो कहती है कि सावित्री देवी 100% स्वस्थ है, और ये सीए जोशी की रिपोर्ट है जो दिखाती है कि सावित्री देवी ने खुद डीमेट ट्रांजैक्शन, शेयर बेचना और इनकम टैक्स भरना किया है। जो औरत 70 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट के इतने जटिल काम प्रोफेशनली तरीके से कर सकती है, वो अस्थिर कैसे हो सकती है? पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी खुद खड़ी हुई और जज साहिब से बोली, योर ऑनर, जिस बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाला था तब उसे मेरी मानसिक हालत याद नहीं आई। आज जब मेरे बाप की संपत्ति दिखी तो मैं उसे पागल लगने लगी। आखिर में वकील ने नाना जी का ओरिजिनल ट्रस्ट डीड पेश किया, जिसमें साफ लिखा था इस संपत्ति पर सिर्फ सावित्री का हक रहेगा, पति या बच्चों का कोई हक नहीं होगा। जज साहिब लाल पीले हो गए।
उन्होंने राहुल को फटकार लगाई अपनी लालच की भूख मिटाने के लिए। तुम्हें अपनी जन्म देने वाली माँ को पागल साबित करते हुए शर्म नहीं आई? ये कोर्ट तुम्हारी ये याचिका खारिज करता है और कोर्ट का समय बर्बाद करने के बदले तुम पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। केस डिसमिस्ड। अंतिम जीत और सावित्री का संकल्प। राहुल और प्रीति सब हार गए। सावित्री देवी सिर ऊंचा करके कोर्ट से बाहर निकली। उनके पास 35-40 करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन उन्होंने सोने चांदी का तमाशा नहीं किया। उन्होंने घर के एक हिस्से में पिताजी की आर्थिक साक्षरता और कानूनी सहायता केंद्र शुरू किया। जिन बुजुर्गों को उनके बच्चों ने परेशान किया हो, उन्हें वो मुफ्त कानूनी सलाह और मदद देने लगी। एक दिन प्रीति फिर वापस आई रोते रोते। राहुल का बिजनेस खत्म हो गया था और वो सड़क पर आ गए थे। प्रीति ने माफी मांगी। सावित्री देवी ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन साफ कहा, बेटी तेरे लिए मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, लेकिन ये संपत्ति और पैसा अब ट्रस्ट का है। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए संपत्ति के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। जाओ अब अपनी मेहनत से खड़े होना सीखो। आज सावित्री देवी ओसारे में अपने पिताजी की उसी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही थी। पास में उनकी वही पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी, जिन कागजों को कभी रद्दी कहा गया था। उन्होंने आज सावित्री देवी को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत स्वाभिमान दिला दिया था। सीख, माँ बाप ने हमारे लिए कितनी प्रॉपर्टी रखी है, इससे ज्यादा जरूरी है उन्होंने हमें कैसे संस्कार और स्वाभिमान दिए हैं। नाना जी जैसे कितने ही साधारण क्लर्कों की दूरदर्शिता ने अपनी बेटी का जीवन धन्य कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी ही नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।